वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पर बेंगलुरु में जेपीसी की अहम मीटिंग। रियासत कर्नाटक की नुमाइंदा मुस्लिम तंजीमों इदारों ने एक आवाज में पूरी शिद्दत के साथ समझबूझ के साथ वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ अपनी राय पेश की है। जी हां दोस्तों, कर्नाटक की नुमाइंदा मुस्लिम तंजीमों इदारों ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ अपनी राय पेश की है, जबकि बीजेपी के अक़लियती मोर्चे ने वक्फ बिल की तायीद की है, वक्फ बिल को सपोर्ट किया है। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे के नुमाइंदे मोइनुद्दीन नियाज अहमद, मुजम्मिल अहमद बाबू और चंद दीगर ने वक्फ बिल 2024 की हिमायत में सपोर्ट में अपनी बात रखी है। अलबत्ता चंद अमेंडमेंट्स पर नजरसानी की दरख्वास्त की है। आज बतारीख 1 अक्टूबर 2024 बरोज मंगल बेंगलुरु के एमजी रोड ट्रिनिटी सर्कल में मौजूद ताज होटल में जेपीसी ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी ने मुस्लिम तंजीमों समाजी इदारों के नुमाइंदों से मुलाकात की। बीजेपी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट में वक्फ बिल 2024 पेश किया है। इस बिल की मुखालिफत के बाद बिल का जायजा लेने और अवाम की राय जानने के लिए ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई है। बेंगलुरु में हुई इस मीटिंग में जेपीसी के चेयरमैन और बीजेपी के रुकने पार्लिमान जगदम्बिका पाल, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद के रुकने पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी, राज्यसभा के रुकन डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, बेंगलुरु के एमपी तेजस्वी सूर्या और दीगर जेपीसी के मेंबरान इस मीटिंग में मौजूद थे। जेपीसी ने सबसे पहले महकमे अक़लियती बहबूद हज वक्फ हुकूमत कर्नाटक के नुमाइंदों से गुफ्तगू की। इसके बाद कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन और कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के नुमाइंदों से गुफ्तगू की। साथ ही केरला स्टेट वक्फ बोर्ड और केरला की मिली व समाजी तंजीमों से भी गुफ्तगू की और तमाम तंजीमों की जानिब से तहरीरी तौर पर याददाश्त भी हासिल किए। इस मौके पर रियासत कर्नाटक के अहम उलमाए कराम, मुस्लिम सियासी लीडरान मौजूद थे। बहरहाल नुमाइंदा मुस्लिम तंजीमों ने वक्फ बिल 2024 की पुरजोर तरीके से मुखालिफत की है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। मीटिंग हुई, अब क्या हुआ सर? जेपीसी में जो मीटिंग हुई है, हमारी तफसीलन ज़्यादा से ज़्यादा सुनने के लिए वो तैयार नहीं थे, क्योंकि ये पूरा रेडीमेड प्लान है इन लोगों का। जो भी कहो वो कुछ करने वाले नहीं है। लेकिन हमारा जो बोलना जो था, जो अपोज करना था, पूरी तरीके से हम लोग अपोज करके आए हैं। मिसाल के तौर पर डिप्टी कमिश्नर्स का जो इख्तियार देना, दूसरे तरीके से टर्मिनल को निकालना, इसके तहत मुखालिफत की हमने। क्योंकि जज भी, एक डिस्ट्रिक्ट जज भी और डीसी के में क्या डिफरेंस नहीं है। जब आप डीसी को मानते हैं, जज को नहीं मानते बोले तो हम इसके खिलाफ मुखालिफत करते हैं। दूसरी चीज़ जो है, जो भी प्रॉपर्टीज़ है वक्फ बोर्ड की नहीं है। वक्फ के इदारे जो भी हैं, मस्जिद जो मस्जिद और दरगाह और जो खबरस्तान की जो प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी जो है वो इदारों की होती है। वक्फ बोर्ड सिर्फ सुपरवाइजिंग अथॉरिटी है। इसमें आप लोगों का कोई इख्तियार नहीं है जो इसमें मुदाखलत कर सके। बाकी ये चंद चीज़ें हर जो भी लोग आप ला रहे हैं, लेकिन हमारी आप लोगों से दरख्वास्त, जेपीसी से दरख्वास्त थी कि जो भी प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है, आप लोगों से दरख्वास्त है कि हुकूमतों पर दबाव डालकर वो प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट ठीक करवा कर हमारे ऊपर एहसान कीजिए। बस इतनी दरख्वास्त। पॉजिटिव रिस्पांस, पॉजिटिव मूव लगता है आपको? हमारे को पॉजिटिव नहीं है। हम 100% वो लोग हमारे नेगेटिव और हमारे मुखालिफत करने के लिए ये जेपीसी लाए हैं, ऐसा हमको लगता है। इसलिए हम तमाम जो भी हमारी टीम गई थी, पूरी बिल की मुखालिफत करके हम लोग आ रहे हैं। शुक्रिया सर। को भी मौका दिया गया हमारी जो व्यू पॉइंट है बताने के लिए। तो हमने साफ अल्फाज में कहा कि गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट जो है इस अमेंडमेंट को टोटली रिजेक्ट करती है। और हमने साफ अल्फाज में ये भी कहा ये कि आप लोग जो अमेंडमेंट लेकर आए हैं, ये पहले इसके पास हम पहले सेंट्रल काउंसिल में इसको रखना चाहिए था। फिर हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
और जितने भी उलमा इकराम हैं उनके साथ, इस्लामिक स्कॉलर्स जो है उनके साथ डिस्कस करके ये बिल लाना चाहिए था। आप लोग यूनिलैटरली ये बिल ला कर आके हैं, ये बड़ी गलती हुई है। और हमने ये भी कहा कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान और दूसरे मज़हब के लोग बड़े साफ, बड़े अच्छे तरीक़े से यहाँ पर हमारे मतलब रहन सहन है और हम लोग एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं। अगर ये बिल अगर आएगा तो हमने खुले अल्फाज में कहा है कि इसमें बहुत सारे डिस्प्यूट शुरू हो जाएंगे और ये लोगों के बीच में लड़ाने की एक साजिश है, तो इसको ख़त्म करना चाहिए। और हम लोग हिंदुस्तान के अंदर बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ और बड़े अखलाक के साथ हम लोग यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं, कोई एग्जिस्टेंस है, तो इसको ख़राब करने की कोशिश मत करें। अगर ये जो बिल अगर आप लाएंगे तो इसमें मतलब देहात के लेवल में, तहसील के लेवल में, डिस्ट्रिक्ट के, ज़िला के लेवल में हर जगह मतलब डिस्प्यूट शुरू हो जाएगा और ये एक दूसरे के अंदर नाइतफाक़ी होगी और उससे काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। तो हमने बहुत अच्छे सख्त अल्फाज में कहा है कि इस बिल को वापस लिया जाए और हमने ये भी बताया है कि कर्नाटका के वज़ीर आला ने भी कहा है कि इस बिल को टोटली रिजेक्ट करें और ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, स्टेट का सब्जेक्ट है। और जैसा कि लैंड ट्रिब्यूनल, लैंड ग्रांट, लैंड कमीशन, रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टेट का सब्जेक्ट होता है, वक्त भी स्टेट का सब्जेक्ट है और स्टेट में हम लोग हमारे तरीक़े से इसको संभालने की कोशिश करेंगे। हम एक दूसरे के अंदर प्यार और मोहब्बत के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड लाने की कोशिश करेंगे। तो क्या जवाब रहा सर? तो हमने जो हमारा जो प्रेजेंटेशन था उन्होंने कहा कि वो हम लोगों को सबमिट करें, तो हम उनको चेयरमैन को प्रेजेंट किया है और हमने उनसे ये गुजारिश की है कि इसको टोटली रिजेक्ट किया जाए। जेपीसी में कौन कौन थे सर इस मीटिंग में? इसमें जेपीसी में सारे लोग थे, हमारे जावेद साहब थे, सलीम साहब थे, वोसी साहब थे, मोहिबुल्लाह साहब थे और जितने भी मतलब 31 मेंबर में तकरीबन 22 मेंबर वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ से कौन थे सर? जेपीसी में चेयरमैन वगैरह आए हैं? हाँ, चेयरमैन, हमारे चेयरमैन साहब भी थे, सब लोग। जेपीसी के जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन हैं और सारे मेंबर्स भी हैं। 22 मेंबर्स हैं, 31 मेंबर्स होते हैं, उसमें 22 मेंबर्स मौजूद हैं, तो सारे लोगों ने इसको सुना। तो आपको बात रखने का पूरा टाइम दिया गया? टाइम भी दिया गया और हमारे से मतलब ये भी कहा गया कि वो जो हमने रिप्रेजेंटेशन बनाया था वो हमारे उनको सबमिट करने के लिए भी दिया, तो हमने उनको सबमिट भी किया। क्या ये लगता है मुसलमान के फेवर में होगा, वक्फ बोर्ड के फेवर में होगा? मुझे लगता है कि ये लोग एक साजिश की तहत इसको क्या है, मतलब मैं नहीं समझता कि ये लोग सारे स्टेक होल्डर से बात करके वो जो भी मतलब मैं समझता हूँ कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब लोगों ने इसको रिजेक्ट करने के लिए कहा है, मगर मैं समझता हूँ कि इनकी ये कोशिश होगी कि इसको किसी तरीके से पास कराने की कोशिश करेंगे। अगर पास भी होगा तो मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान के हक़ में नहीं होगा और हम लोग इंशाअल्लाह उसके बारे में मशवरा करेंगे उलमा इकराम के साथ और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ, और उसके बाद अगली कार्रवाई के बारे में सोचेंगे। क्या जेपीसी के सामने कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट का स्टैंड रखा गया है, मौकूफ रखा गया है? हमने खुले अल्फाज में कहा कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट और वज़ीर आला का जो स्टैंड है वो भी हमने कहा कि हम लोग टोटली इसको रिजेक्ट करते हैं। थैंक यू सर। अमित शाह ने बोला आपकी, वही उनकी साजिश है, तो इसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। थैंक यू, शुक्रिया सर। जेपीसी की मीटिंग हो रही है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या हो सकता है? अभी तो मरहला उनके राय लेने का चल रहा है, वो राय लेंगे और अपनी रिपोर्ट वो पेश करेंगे पार्लियामेंट में। डिसीजन तो पार्लियामेंट में होना है दोबारा। इनका तो काम सिर्फ ये है मुल्क से जो राय ली जा रही है उस राय की बुनियाद पर एक रिपोर्ट बना के पेश करना है, तो इनको रिपोर्ट पेश करने देंगे, फिर वो हिम्मत कर पाएंगे नई पार्लियामेंट में दोबारा पेश करने की, ये देखना है। अगर हिम्मत कर भी लिए तो फिर वहाँ इंशाल्लाह वहाँ फाइट होगी। अमित शाह जैसे अपने बयानों में जब भी बयान असल में हम लोग बिल पास करेंगे, हाँ, दो हाउस में बिल पास करेंगे। असल में 4 स्टेट का इलेक्शन है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, वो टोटली ख़त्म हो रहे, तो वो वोटों की सियासत कर रहे हैं, ये भूल करके अपना वोट मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। जी मौलाना साहब, जो जेपीसी की मीटिंग बुलाई है, क्या लगता है कुछ इम्पैक्ट होने के चांसेस हैं? इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं
کہ مرکزی حکومت کی طرف سے ایک پوری ٹیم آئی ہے. جو موجودہ حکومت اور جو اپوزیشن ہے وہ دونوں کے ذمہ داران آئے ہیں اور یہاں پر پوچھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ وقف جو ترامیم کرنا چاہتے ہیں اس کی ہم کبھی بھی تائید نہیں کریں گے. کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہیں ہم کسی سے ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وقف کا جو مسئلہ ہے وہ صرف مسلمانوں سے ہے. تو اس کو مسلمانوں کے جو علماء جانتے ہیں، قاضیان کرام ہیں، اور تمام لوگ اس کو اچھے طریقے سے آج تک وقف بورڈ جو ادارہ ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور کرتا رہے گا. لیکن اس میں بہت سارے جو 44 ترامیم ہیں اس میں اس طرح کی چیزیں ہیں کہ بعد میں ہم کو بہت سارے نقصانات ہوں گے. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مساجد اور مدارس کو بلڈیزر کے ذریعے سے توڑا جا رہا ہے. اگر ہم نے مخالفت نہ کی اور یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو ہندوستان میں نہ جانے کتنی مساجد اور مدارس کو ہماری توڑ دیا جائے گا اور ہم اس کو کسی حال میں بھی بچا نہیں سکتے ہیں. تو ہم یہاں پر جو آج آنے کا مقصد ہے، یہ جو ان سے بات کرنے کا ہمارا مقصد ہے، جو ہمارے بزرگوں نے اپنی کمائی ہوئی جگہ کو اللہ کے نام پر وقف کیا ہے، صرف اس کی حفاظت حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور جو زندہ مسلمان ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے. تو اسی کے لیے ہم لوگ حاضر آئے ہیں. انشاءاللہ ہم بات کریں گے، جہاں تک ہم سے ہو سکے گا ہم اپنی کوشش کریں گے. آپ جتنا بھی کریں ہم لوگ وقت بل کو پاس کر کے رہیں. ایسا نہیں ہو سکتا، منمانی نہیں ہو سکتی ہے نا. ہم بھی شہری ہیں، یہ جمہوری ملک ہے، اور جمہوری ملک میں کسی کی منمانی نہیں چلتی ہے. جمہوری ملک میں ووٹ لیا جاتا ہے، الیکشن ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے الیکشن؟ اسی لیے ہوتا ہے نا. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں جو چاہے ویسا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اگر واقعی اگر امت شاہ صاحب اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو وقت ترمیمی بل کو ہم پاس کر دیں گے تو پھر یہاں پر جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ان کو وہاں پر بیٹھے بیٹھے وہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو ہرگز ہونے نہیں دیں گے. اگر وہ کرنا چاہیں گے تو مسلمان خاموش احتجاج بھی کرے گا بعد میں. ٹھیک ہے. یہ جے پی سی میٹنگ جو ہو رہی ہے، ڈو یو تھنک یہ امپورٹنٹ ہوگا؟ بیکاز جیسے امت شاہ ہوم منسٹر بیان دے رہے ہیں کہ ہم لوگ بل پاس کریں گے. دیکھیے، امت شاہ کا بیان صحیح نہیں ہے. جب جے پی سی بن جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورا اسٹڈی کرے گی. اسٹڈی کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں کمیٹی بنا دی گئی ہے اور کمیٹی کے لیے 3 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے، اور کمیٹی پورے ملک میں گھوم پھر کر کے وہ لوگوں کی رائے جاننا چاہے گی، خاص کر کے مسلمانوں کو رائے جاننا چاہے گی. اس کے بعد پھر اسے پارلیمنٹ میں دوبارہ پیش ہوگا، اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا. اس سے پہلے اس طرح کا امت شاہ کا کہنا یہ صحیح نہیں ہے. ایک ہوم منسٹر ہوتے ہوئے کمیٹی بنانے کے بعد بھی اس طرح کا اگر بیان دیتے ہیں تو بالکل غلط ہوگا، اور اسے کوئی صحیح نہیں سمجھتے ہیں. ہم بھی صحیح نہیں سمجھتے اس بات کو. ڈو یو تھنک یہ امپورٹنٹ ہے؟ جی امپورٹنٹ تو ہے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے جذبات، ان کے خیالات وہ جاننا چاہیے گی پوری طرح سے. اب ظاہر بات ہے کہ مسلمان وقف کے جائیدادوں کے سلسلے میں جو اپنی رائے رکھتے ہیں وہ سب کے سامنے موجود ہے. وہ ہم اپنے جے پی سی جب یہاں آئی ہوئی ہے تو ہم ان کے سامنے اس بات کو پیش کریں گے. جی. Let me tell you one thing, my gut feeling, they cannot do it, they will not do it, it will not happen. That's it. I will not tell anything more. They can't do it. Because the entire Indian, not only Muslims, our non-Muslim friends also are with us. Why do you want to divide this? The Waqf is managed by the Muslims as per the constitutional rights. And that means you want to change the constitutional rights? That means you're targeting the constitution? So, it will not happen. We have faith in God and we have got faith in the parliamentary system and democracy of India that this bill will not be passed. Actually build a pressure. 100%. See, we have left all our work. The entire NGOs and the stakeholders from all over Karnataka here, even from Kerala. So why have we come here? Because we want that India as a secular democratic republic should remain secular. We will manage our institutions, let the other religions manage theirs. We will not interfere in them, they will not interfere in us. That is how it has been happening all the while. And this is nothing but divisive politics being created in India. Thank you. دیکھیے، یہاں جو وقف امینڈمنٹ ایکٹ اگست 8 کو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا، اس کے بعد وہ پاس نہ ہونے کی وجہ سے، اپوزیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو سونپا گیا تھا. جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی نے سارے اسٹیٹس کا دورہ کرتے ہوئے آج بنگلور کا دورہ کیا ہے، اور بنگلور میں بہت ساری تنظیموں کو انہوں نے بلایا ہے، اور آل انڈیا ملی کونسل اور دیگر بہت ساری تنظیمیں، جماعت اسلامی یا جماعت اہل حدیث اور رضا اکیڈمی
اور اہل سنت والجماعت وغیرہ وغیرہ سب کے سب یہاں ذمہ داران موجود ہیں اپنی بات رکھنے کے لیے کہ وقف ایکٹ 1995 جو ہے اسی کو قائم رکھا جائے. اس کا امینڈمنٹ جو پرپوز کیا گیا ہے 2024 میں اس کو ہرگز پاس نہ کیا جائے, کیونکہ یہ ہماری قوم کے حق میں یا فیور میں نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو قوانین اب امینڈ کر کے پیش کیے گئے ہیں ان قوانین پیش کرنے میں وہ سوچ کہاں سے شروع ہوئی, کس نے سوچا تھا, کس نے یہ تیار کیا بل امینڈمنٹ بل 2024, اور اس میں کیا مسلمانوں نے تیار کیا یا وہ وقف بورڈ والے اس میں شامل ہیں اور وقف بورڈ یا سینٹرل وقف بورڈ کے لوگ شامل ہیں, اس میں اس کا جواب زیرو ہے. لہٰذا یہ کہیں اور سے شروع ہوا ہے. اگر کھلا سمجھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ RSS کی تھنک ٹینک سے وہ شروع ہوا ہے اور اس کو ایسی بل کو پیش کیا گیا جس سے مسلمانوں کے عقائد پر بھی مار پڑتی ہے, اور وقف بورڈ کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا کر یہ وقف بل 2024 امینڈمنٹ پیش کیا گیا ہے. لہٰذا ساری تنظیمیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں. حکومت کو چاہیے, مرکزی حکومت کو, اتنی ساری ہندوستان بھر میں مخالفت کو دیکھتے ہوئے اس کو ہرگز پاس نہ کریں یا پیش بھی نہ کریں, بلکہ وقف ایکٹ 1995 وتھ امینڈمنٹ 2013 کو آگے بڑھایا جائے, اسی کو آگے بڑھایا جائے. اور وقف کہ جتنی ملکیت ہے وہ مسلمانوں کی پرائیویٹ ملکیت ہے, کسی گورنمنٹ سے دی ہوئی ملکیت نہیں ہے. لہٰذا گورنمنٹ کو چاہیے جو حقوق ہمارے آئین میں, کانسٹیٹیوشن میں مائنارٹیز کو دیے گئے ہیں اس کے تحت مائنارٹیز کو اپنے وقف بورڈ چلانے کا پورا حق ہے, اس حق کو دیا جائے.